अमिताभ कांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी धन्यवाद। आप पूर्व सीईओ है नीति आयोग के। दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं, अमिताभ जी मैं ये जानना चाहूँगा इस वक्त आपसे, खासकर टैक्स स्लैब से शुरू करता हूँ और फिर हम बाकी विषयों पे आते हैं। ये क्या अब तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है, इतना बड़े लेवल पे चेंजेस हो जाना? नहीं, बहुत क्रांतिकारी है। देखिए, इतना बड़ा मिडिल क्लास को इतना बड़ा एग्जेम्पशन पहले कभी इंडिया की हिस्ट्री में नहीं मिला है। और ये करीब आपका टोटल टैक्स का करीब 7-8% है। मतलब इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए, जो कि दिखाया है गवर्नमेंट ने। और वो इसलिए दिखाया है कि उनके विचार से कंजम्पशन बढ़ाना आवश्यक था, मिडिल क्लास के हाथ में ज़्यादा पैसा देना ज़रूरी था। उनके हिसाब से एक डिमांड को ड्राइव करना आवश्यक था, क्योंकि अगर भारत को 8% 9% की ग्रोथ पे ले जाना है तो कंजम्पशन को ड्राइव करना एक आवश्यक था। पर ये बजट उसकी वजह से ग्रोथ तो देगा, पर ग्रोथ के साथ जॉब्स भी देगा, क्योंकि जब 8% की ग्रोथ होती है और लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर फोकस है, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी बजट ने टूरिज़्म, टॉय सेक्टर, लेदर, फुटवेयर, ये सारे के सारे, और 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कृषि क्षेत्र में, तो जहाँ पर आप नई टेक्नोलॉजी लाइएगा, बदलाव लाइएगा, तो ये एक बहुत ही ग्रोथ विद जॉब्स का एक बजट है, जो आपको 8% प्लस की ग्रोथ पे ले जाएगा, पर जॉब्स भी क्रिएट करेगा। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा ही फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इस साल 4.8% था और आगे चल के ये 4.4 पर एम कर रहा है। तो ये बड़ा ही फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बजट है। और इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। आप तारीफ करेंगे, मैं नंबर आपसे बाद में पूछूंगा आखिरी सवाल के तौर पे, लेकिन मैं एक एक चीज़ पे आता हूँ बारी बारी से, जो आपकी एक्सपर्टीज़ रही है। मैं ये जानना चाहूँगा, इनफैक्ट मैं क्या, हिंदुस्तान का तमाम दर्शक वर्ग जानना चाहेगा जो हमको देख रहा है, कैसे नौकरियाँ पैदा होंगी और कितनी नौकरियाँ पैदा होंगी आने वाले कुछ सालों में, अगर आप कोई नंबर्स पे बात कर सकें। नहीं, देखिए, टूरिज़्म एक अकेला क्षेत्र है जो कि 25 कम से कम कुछ नहीं तो ये 3-3.5 करोड़ नौकरियां तो टूरिज़्म क्षेत्र में आ सकती हैं, अगर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस 50 शहरों में दिया गया है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। कांत जी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी धन्यवाद, शुक्रिया एक बार फिर से जुड़ने के लिए। हम जब आपसे पिछली बार बात कर रहे थे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अमिताभ जी, तो मेरा सवाल आपसे वही था, वहीं से शुरू करूंगा जहां हमारी बातचीत रुकी थी। कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे रोजगार उत्पन्न होते आप देख रहे हैं इस बजट के बाद, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी अब ऐतिहासिक करार दे दिया है? आपने मुझे बताया टूरिज्म में 3.5 करोड़ के आसपास, टेक्सटाइल में 3-3.5 करोड़ के आसपास। देखिए, इसके अलावा टॉय सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर अभी करीब 1 करोड़ लोग काम करते हैं। और ये जब टूरिज्म टॉय का पैकेज बनेगा तो मेरे विचार से तो इससे एम्प्लॉयमेंट डबल होने की आवश्यकता है। और फिर फुटवेयर और लेदर सेक्टर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का सेक्टर है। मेरे विचार से ये पूरे सारे सेक्टर्स अगर हम मिला सकते हैं तो इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर में 5-5.5 करोड़ की जॉब क्रिएशन की क्षमता है। और स्टार्टअप्स पे बहुत महत्वपूर्ण फोकस दिया गया है, क्योंकि ना केवल फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स का है, बल्कि इनोवेशन पर फोकस है। और वहाँ डीप टेक के लिए अलग एक फंड ऑफ फंड की बात की गई है। तो स्टार्टअप्स को बहुत पुश करने के लिए, और जियोस्पेशियल सेक्टर हो या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर भी फोकस है। तो ये सारे सेक्टर्स मिलाकर जो ग्रोथ देखेंगे, तो ये ग्रोथ विद जॉब्स का बजट है। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, कि आप इस विषय को मुझसे हम सबसे बेहतर जानते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात की गई है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है ये?
देखिए क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग आपको अपनी जीडीपी का 25% ले जाना है, ये 17-18% पे स्टैग्नेंट है। इसको ले जाने के लिए आपको अपनी टैक्स पॉलिसीज़ ठीक करनी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करना है, स्टेट्स के साथ लैंड पॉलिसीज़ ठीक करनी है, लेबर पॉलिसी ठीक करनी है, और इसके अलावा पावर रेट्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे चीज़ों को स्टेट्स के साथ काम करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ये काम करेगा कि स्टेट्स के साथ मिलके उनको उसको ड्राइव करे और उसको आगे ले चले। और एमएसएमई को भी बढ़ावा ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन देगा, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाना, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना, वर्ल्ड क्लास बनाना और ग्लोबल वैल्यू चेन्स को पेनिट्रेट करना हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए आवश्यक है। और ख़ासकर जो अभी का माहौल है कि ग्लोबल वैल्यू चेन सारी डिसरप्टेड है, टूटी पड़ी हुई हैं, उसमें अगर भारत को आगे चलना है तो हमें बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेशन बनना है, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स को भी बहुत गिराना पड़ेगा। क्या इस मैन्युफैक्चरिंग मिशन में प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा, सरकार के साथ काम करके मैन्युफैक्चरिंग को सेक्टर को आगे ले जाने के लिए? प्राइवेट सेक्टर का ही रोल होगा, ये केवल पूरा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करनी है तो ये गवर्नमेंट से नहीं होगा। गवर्नमेंट को तो अपने आप को रिट्रीट करना पड़ेगा, जैसे ये बजट ने कहा कि रूल्स हटाइए, रेगुलेशन हटाइए, प्रोसीजर्स हटाइए, लॉज हटाइए, एक रिफॉर्म का वेव लाना पड़ेगा और उसके बिना ये नहीं होगा। और ये सारी की सारी फोकस होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर कैसे, फ्री इंटरप्राइज कैसे देश, अगर आपको 9-10% पर ग्रो करना है अगले 30 वर्षों में, तो गवर्नमेंट ग्रोथ नहीं देगा। गवर्नमेंट तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, कैटलिस्ट होगा, फैसिलिटेटर होगा। प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। जी सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जगह से जो सेंटिमेंट है इस बजट को लेकर बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट है विपक्ष की तरफ से, सुप्रिया श्रीनेत का नाम लेके बोल रहा हूँ, वो ये बोल रही है हेल्थ सेक्टर में कटौती कर दी, एजुकेशन में कटौती कर दी, सोशल वेलफेयर में बजट आवंटन में कटौती कर दी, कृषि में कटौती कर दी, और ये सब तो वो सेक्टर है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि बजट एक बीई बजट होता है, एक आरई बजट होता है। जैसे जैसे खर्चा होता जाता है, आरई में बजट को रिस्टोर किया जाता है कई क्षेत्रों में। अगर इस बार आप देखिएगा, हम लोग ने शुरू में कहा था कि फिस्कल डेफिसिट 4.9% होगा, वो आरई की स्टेज पे 4.8 है। तो बजट का जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग कितना आप खर्चा कीजिएगा। पर कभी भी इन सेक्टर्स को कभी भी फंड की कमी नहीं महसूस होगी। जी, एक आखिरी सवाल अमिताभ सर, हम ये परंपरा निभा रहे हैं आज सुबह से, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे आज आप निर्मला जी को और उनकी टीम को? मैं तो इस बजट को बहुत हाई मार्क्स दूंगा, मैं 9, 9.5 तक दूंगा इनको। थैंक यू सो मच। 9, 9.5 मतलब आपने तो डिस्टिंक्शन विद सुप्रीम, मतलब क्लास में टॉपर बना दिया निर्मला जी को इस बजट के बाद। थैंक यू अमिताभ सर, बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। अमिताभ कांत, पूर्व सीईओ नीति आयोग के, हमारे साथ थे, G20 के शेरपा रहे भारत सरकार के, और ख़ास तौर पर बात कर रहे थे नीति, अर्थनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। 9.5 नंबर देके गए हैं निर्मला सीतारमण को इस शानदार बजट के लिए।